दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप ने उबलते हुए महासागर वाला एक एक्सोप्लैनेट खोजा है। इस पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे भाई, प्लीज कर लो, क्यों तड़पा रहे हो। तो इस जो एक्सोप्लैनेट की खोज हुई है यहाँ पर बहुत अधिक पानी है। ये मत सोचना जैसे कि अर्थ पर हम देखते हैं बहुत सारे महासागर तो यहाँ पर भी है, लेकिन नहीं, वहाँ पर तो बहुत अधिक मात्रा में पानी मिला है। और यहाँ इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक एक सिग्नेचर भी मिले हैं। साथ ही साथ जलवाष्प की भी उपस्थिति का खुलासा किया गया है। साथ ही यहाँ पर हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण भी है। और आप जानते हो कि हाइड्रोजन और वाटर ये किसी भी प्लेनेट पर अगर हो तो वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो समुद्र है वो 100 डिग्री या उससे भी ऊपर के तापमान पर उबल रहा है भैया। तो उबलते हुए समुद्र में रहना पड़ेगा आपको। इस ग्रह का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मतलब कि भाई भाप बन जाओगे, आप खुद ही पानी बन जाओगे। इस एक्सोप्लैनेट का नाम भी है TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया ही रख देते यार, डैश 2109b। ये एक्सोप्लैनेट एक हॉट नेपच्यून के रूप में जानी जाती है। ये एक गैस जाइंट है जिसका साइज नेपच्यून से भी बड़ा है। नॉर्मली देखा जाए तो इसका टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह भी पाए गए हैं, तो ये गैसेस भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस एक्सोप्लैनेट के एक्सट्रीम माहौल में। ऐसा क्या है कि ये इतना गर्म है, तो एक्चुअली में क्या है, इसका ऑर्बिट जो है वो काफी छोटा है। ऑर्बिट मतलब जहाँ पर वो रिवॉल्व करता है किसी स्टार के अराउंड, तो वो बहुत छोटा है। छोटा है तो उससे क्या होगा, ये अपने स्टार के काफी करीब घूमता होगा। इतना करीब घूमने के कारण इसके आसपास का जो तापमान है वो बहुत ही हाई है और प्रेशर भी हाई हो जाता है। जब इसका माहौल इतना ही एक्सट्रीम है तो हम ऐसे प्लेनेट पर अपना वक्त क्यों बर्बाद करते हैं, क्यों खोजते हैं। तो हमें इससे ये जानकारी मिलती है कि इतने एक्सट्रीम माहौल में किस प्रकार से एक्सोप्लैनेट डेवलप होते हैं। क्योंकि आपको पता है एक समय जब अर्थ जैसी अब है वैसी जब बन रही थी तो उस टाइम यहाँ का तापमान वगैरह वो भी बहुत ही एक्सट्रीम था। मतलब रहने योग्य बिल्कुल नहीं था ये प्लेनेट। उसके बाद काफ़ी बरसात हुई, काफ़ी कुछ हुआ, धीरे धीरे उसके बाद ये रहने योग्य बना था। तो यही हम वहाँ पर भी देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते होंगे, किस तरीके से चेंजेस होते हैं किसी भी प्लेनेट पर, जिसके कारण उसमें बदलाव होते हैं और वहाँ पर जीव पनपने लगते हैं। ये सब समझने पर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के साथ भी क्या हुआ होगा, जिसके कारण यहाँ पर अब जीवन परिपक्व रूप से फल फूल रहा है। और वो चीज़ हम मंगल पर भी ट्राई कर सकते हैं। हमारे इलॉन मस्क सर कहते हैं कि ब्लास्ट कर दो, तो वो सब कैलकुलेशन लगाई जाती है ना कि अगर यहाँ का हम तापमान बढ़ाएंगे किस प्रकार से वो काम करेगा, क्या यहाँ पर रहने योग्य परिस्थितियों का निर्माण हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये हम उस वाले प्लेनेट को देखकर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और साइंटिस्टों का तो काम है कि वो हमेशा एक नए माहौल की खोज में रहते हैं, उसके बारे में जानकारियां प्राप्त करते रहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम नई चीज़ों के बारे में कभी जान ही नहीं पाएंगे। जितना हम अलग अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे ना, उससे हमें और मदद मिलेगी। हम विस्तृत यानी और ज़्यादा चीज़ें और साथ ही साथ अलग अलग विभिन्न चीज़ों के बारे में भी अपनी समझ को विकसित कर पाएंगे। इसमें यह भी हमें मदद मिलेगी, जैसे कि एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि थॉमस अल्वा एडिशन बल्ब बनाना चाहते थे, लेकिन क्या डायरेक्ट उन्होंने बल्ब ही बना दिया? उससे पहले भी उन्होंने 50 चीज़ें बनाई थी जो कि बिल्कुल अलग थी, लेकिन वो काम की निकली। तो ऐसे ही अगर हम कोई प्लेनेट या कोई भी चीज़ खोज कर रहे हैं उसकी, तो वो ना मिलकर कुछ और मिल गया जो हमारे काम का हुआ, तो ये भी मदद कर सकता है एक तरीके से। एक तरह से देखा जाए तो एक्सोप्लैनेट स्टडी करके हम फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी अपने आप को तैयार करते हैं। और जब भी हम इंटरस्टेलर ट्रेवल या फिर कोलोनाइजेशन के लिए जाएंगे स्पेस में, तो ये सारी जानकारियां हमारी बहुत मदद करेंगी। अभी आपने एक और न्यूज़ सुनी होगी, कई सारी एक्चुअली न्यूज़ आई हैं कि जापान हो जाए, अमेरिका हो जाए, कितने इनके चंद्रयान के मिशन फेल हो रहे हैं, जबकि अमेरिका तो जा भी चुका है, अपोलो मिशन कर चुका है, फिर भी अब लैंड नहीं कर पा रहा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। काफ़ी सारी स्टडीज़ और प्रैक्टिस छूट जाती है जिस वजह से ऐसा होता है। तो बार बार ये सब करते रहना पड़ता है उनको। और इससे जैसे कि आपको पता है कि हम रॉकेट लॉन्च वगैरह सब करते हैं, उसके बाद यही टेक्नोलॉजी तो मिसाइल में यूज़ होती है, कोई अलग थोड़ी ना है। तो हम एक चीज़ का उपयोग दूसरी चीज़ में भी कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी का विकास होना चाहिए ना बस। हमने जैसे कि चांद पर देखा था कि जमी हुई बर्फ़ है, लेकिन वहाँ पर हमें जीवन के कोई भी आसार दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पर बॉइलिंग वाटर मिला है। तो यहाँ पर देखते हैं भैया जीवन के कोई आसार मिलते हैं या नहीं, फिर हम थोड़ा सा ये समझ पाएंगे कि जमी हुई बर्फ़ में और बॉइलिंग वाटर जहाँ होगा वहाँ पर जीवन के आसार कम है। नॉर्मल वाटर की खोज करो फिर, या फिर यहाँ हो सकता है हमें कुछ ऐसे जीव मिल जाए, जैसे कि अंटार्कटिका में कई जगह बताते हैं कि वो जमी हुई बर्फ़ में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बहुत खतरनाक है, वो वहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पर भी बॉइलिंग वाटर में हो सकता है कुछ ऐसे जीव वगैरह मिल जाए, बैक्टीरिया कुछ भी छोटू मोटू मिल जाए
जो उसी एनवायरनमेंट में रह पाते हों, उससे हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। दोस्तों आपको पता है साइंटिस्ट ने एक ऐसी बैटरी बनाई है जो कि रिसाइकलेबल है और विस्फोट भी नहीं करती और वाटर से बनी हुई है। उस वीडियो को लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाकर तुरंत से देखिए।